इस मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी बॉडी पर टैटू बनवा रहा होता है और जो ओल्ड मैन जो उसकी बॉडी पे टैटू बना रहा होता है वो उसे बताता है कि ये टैटू स्किन के नेचर को जाहिर करता है और 5 बड़ी ट्रेट को दिखाता है, जैसे कि वॉरियर, आर्टिस्ट और फार्मर एक्सेट्रा। और अगर टैटू बनाते समय निडल को स्किन के अंदर जाने में दिक्कत हो या दर्द हो तो इसका मतलब ये है कि जो रास्ता आपने चूज किया है यहाँ आपको सूट ना करेगा, ये आपको सूट ना करे और वो आपके लिए ठीक भी ना हो। तो वो आदमी कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुमने मेरी इंसल्ट की है। इतने में ही एक लड़का और आता है और कहता है बॉस आपके लिए एक लेटर आया है। तो वो उसे खोलता है तो उस लेटर में से एक ब्लैक सैंड निकलती है, यानी कि काली सेब। वो ओल्ड मैन कहता है कि सालों पहले एक आदमी को एक ऐसा एनवलप खोलते देखा था और वो भी तुम्हारी तरह हंस रहा था। वो शैडो से बाहर आया था और उसकी हंसी खून में बदल गई। उन लोगों ने उससे पूछा कि उस शैडो में से क्या बाहर आया था। ओल्ड मैन ने कहा कि मैं वो वर्ड नहीं बोल सकता। और उस रात मेरी चेस्ट में उनका ब्लेड घुस गया था। अब मेरा हार्ट राइट साइड में है। वो दोनों जब उस मार्क को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो एक निंजा की तरह दिखता है। तो वो ओल्ड मैन को कहते हैं कि तुम निंजा बोलने से घबरा रहे थे। वो उसका मजाक बनाते हैं। तो अचानक से उन दोनों में से एक का सर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और वो सब बहुत परेशान हो जाते हैं और अपनी गन्स रेडी करते हैं और फिर वो सब उधर उधर मूव करने लगते हैं ताकि वो अलर्ट रहे जो भी उन पे हमला कर रहा है उसके लिए। फिर तभी वहाँ पे एक वायर आती है और एक आदमी के पैर पे लिपट कर उसको ऊपर खींच लेती है और जब वो नीचे गिरता है तब उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसके सब साथी ये देखकर गुस्सा हो जाते हैं और बिना सोचे समझे फायरिंग शुरू कर देते हैं। उसकी दूसरी तरफ खड़े स्नूकर के पास आदमी को 2 टुकड़ों में बिखर जाता है। उसके पास बहुत तेज वेपन्स थे। फिर एक और आदमी को हम देखते हैं जिसके पैर एक वायर से कट के अलग हो जाते हैं। फायरिंग करने वालों में से एक आदमी के पास निंजा ब्लेड आती है और उसके साथियों को जाके लगता है। इसकी वजह से उनका खून बहने लगता है। देखते ही देखते उनके टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन लास्ट में उनमें से एक आदमी बच जाता है और वो चिल्लाने लगता है कि तुम जो कोई भी हो, हम तुम्हें ट्रिपल कीमत दूंगा। तुम किसके कहने पे ये सब कर रहे हो? तो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये सब करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं, वो एक डेमन है। फिर वो निंजा सामने आकर उस बुढ़े आदमी पर भी वार करता है और फिर उस आदमी को भी मार देता है, पर असल में वो खुद एक निंजा होता है। इसके बाद हम एक हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं जहाँ केस डिस्कस हो रहा था। फिर वहाँ एक फॉरेंसिक रिसर्चर होती है। वो वहाँ बहुत सारी फाइलें लेकर आती है जो कि एविडेंस होती है। फिर वो एजेंट और मीका उस केस के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। तो फिर एक लड़का कहता है कि मुझे कुछ मिला है और ये एक रिपोर्ट है। मेरी दूसरी कंट्री में एक दोस्त है और मुझे उसके बारे में पता था और मुझे उस रिपोर्ट के बारे में उसी ने बताया। उसके हिसाब से ये पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे पॉलिटिकल मर्डर्स कैसी पुराने नेटवर्क ने करवाए हैं और वो कहती है कि शायद इनके पीछे कोई नो प्लान्स का हाथ है। फिर वो लेडी पूछती है कि जो दूसरी कंपनी में जो दोस्त है उसके साथ क्या हुआ था। सेम वही जो मेरे साथ होगा, अगर मैं तुम्हारे साथ फिर मुझे पागल कहकर निकाल दिया जाएगा। फिर वो लड़की कहती है कि क्या तुम्हें यकीन है तुम्हारी बात पे? वो लड़का कहता है कि हाँ, मुझे पूरा यकीन है और उन्हें निंजा कहते हैं। फिर वो कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो फिर वो कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर वो कहता है कि तुम बहुत अच्छी रिसर्चर हो और तुम जरूर आगे जाओगी। फिर वो एक ओल्ड मैन बहुत सारे बच्चों को बता रहा होता है कि तुम लोगों को जानना चाहिए ये बात का पता लगाने के लिए तुम लोग हो क्या, कहाँ से आए हो और तुम्हें क्या करना है। फिर वो कहता है कि चलो मैं ही बता देता हूँ, तुम ओजुनो हो, यानी तुम्हारी जिंदगी का सच, और ये तुम्हारे मरने के बाद भी रहेगा। फिर वो अपने नए सन से सबको मिलवाता है और कहता है कि मैंने इसका नाम रेजो रखा है और अब ये भी तुम्हारा भाई है। रेजो जब खुद की ट्रेनिंग कर रहा होता है तो उसके मास्टर से समझाते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो तुम कभी कुछ सफर नहीं कर पाओगे ना, कभी स्ट्रांग बनोगे तो तुम अपनी वीकनेस को कम करो। उसे ट्रेनिंग में बड़ी खामोशी के साथ एक फ्लोर से चलकर जाना था और अगर उसने थोड़ी सी भी आवाज करी तो ये ट्रेनिंग बेकार जाएगी। लेकिन रेजो उस फ्लोर से खामोशी के साथ नहीं गुजर पाता तो वहाँ आवाज हो जाती है। तो फिर उसका मास्टर उसको उसके लिए सजा देता है और उसके पैर पर लकड़ी मारता है। लेकिन वो बच्चा बहुत ब्रेव होता है और उस वक्त उसके पैर से खून निकल रहा होता है कि फिर भी उस बच्चे ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली होती है। फिर उसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने वेपन्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसको अपने पास्ट का टाइम याद आता है जब वो बहुत यंग हुआ करता था। फिर 2 लड़के वहाँ पर लड़ रहे होते हैं जो कि एक निंजा की प्रैक्टिस हो रही थी। फिर उन दोनों लड़कों में से जब एक लड़का गिर जाता है, जब उनका मास्टर उसे उठाकर उसके पेट में हाथ डालकर उसका खून निकाल लेता है, इससे वो लड़का इंजर्ड हो जाता है। फिर उसका मास्टर उस लड़के को कहता है कि ये है असली पेन, उसको बर्दाश्त करना सीखो, और साथ में ये भी कहता है कि तुम्हें हारना नहीं चाहिए था। फिर उसका मास्टर उसे पनिशमेंट के तौर पे एक रूम में बंद कर देता है ताकि वो जान सके कि असल में पेन होता क्या है, और उस लड़के को खाना भी नहीं दिया जाता। पर रेजो छोटा बच्चा होने के बावजूद भी पहले से ही ज़्यादा ट्रेनिंग करता है। वहाँ पर उसका पास्ट भी बताया जा रहा था जहाँ पर वो एक बच्चे के साथ लड़ने लगता है, वो भी किसी वेपन्स के साथ जो कि बहुत शार्प होते हैं, और उसके साथ बहुत शार्प वायर भी लटक रही होती है। पर इस फाइट की एक खास बात ये थी कि जब ये दोनों बच्चे लड़ रहे थे तब इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। फाइनली रेजो अपनी शार्प वायर से
उस पर लपेट कर उसे बहुत दूर फेंक देता है। इस तरह रेजो ये राउंड जीत जाता है। तो वो सब खाने की टेबल पे बैठे होते हैं। तो ओल्ड मैन उन सबसे कहता है कि हमारी बॉडी को हमारी मर्जी से चलना चाहिए, जैसे भूख प्यास चलती है। यहाँ तक कि जो ब्लड हमारी वेन्स में है वो हमारी वीकनेस है। तो तुम सब इन पर काबू पाओ। तो तुम्हें करना आना चाहिए कि तुम खुद पर भी काबू पाओ। तो यही एक ओजुनो की रियल पावर है और यही एक निंजा का रास्ता है। फिर वो कहता है कि आज रात तुम लोग खाना खाओ और कल तुम लोगों को रोज से दुगना काम करना होगा। असल में वो छोटा बच्चा वही बच्चा है जिसका नाम रेजो है और उसको वो सब याद आ रहा है। फिर अगले सीन में वो रिसर्चर मीका उस आदमी के वाइफ के घर जाती है, यानी एजेंट की वाइफ के घर। तो मीका उससे पूछती कि क्या हुआ था। 2 साल पहले एक मर्डर इस रिपोर्ट ने अटेंशन दी। इसके बाद सब कुछ बहुत डिफरेंट हो चुका है। मेरे हस्बैंड ने और लोग हायर किए, सारे लॉक्स चेंज करवा दिए, इवन हर जगह लॉक्स लगवा दिए हैं और वहाँ हर जगह कैमरास भी लगवा दिए हैं। और फिर एक आदमी दरवाजे पर आया। उन दोनों ने मेरे हस्बैंड के स्टडी रूम में कुछ देर तक बातें करी। वो यंग मैन तो चला गया। अब मेरा हस्बैंड एक सोल्जर है और रशियन इंटेलिजेंस का मेंबर है। उनको किसी का डर नहीं था, पर जब मैं दरवाजे पर गई तो मैंने उनकी आंखों में एक डर देखा और वो बड़े हिम्मत से खड़े हुए और उन्होंने मुझे हिम्मत दी और उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। तो मीका ने उससे पूछा, आप जानती हैं कि उनमें क्या बात हुई? तो वो कहती है कि नहीं। तो मीका पूछती है वो मरा कैसे था? तो बताती कि लाइट्स ऑफ हो चुकी थी और कहती है तुम पहली रिसर्चर हो जिसने मेरे हस्बैंड के बारे में पूछा और उनके केस को सीरियस लिया है और ये जानना अच्छा होगा कि वो किसी वजह के बगैर मरा हो। तो मीका कहती है कि सच में उनके मरने के पीछे कोई वजह भी थी। फिर वो एक बॉक्स देती है और कहती है कि वो चाहता है कि आप देखें। फिर जब वो बॉक्स खोलती है तो उसमें कुछ फुटेजेस होती हैं और जब वो उनको पैक करती है तो उनमें से एक लड़के दिखाई देता है जिसका नेम रेजो है। रेजो को वो सब याद आता है कि कैसे उस ओल्ड मैन ने उसकी ट्रेनिंग की थी। अगले सीन में मीका उस एजेंट की वाइफ के बारे में सर्च कर रही होती है। फिर उसका कुलीग आकर उससे पूछता है कि तुमने एजेंट के साथ बहुत काम किया है और उसके साथ लंच भी किया है। और वो लड़की कहती है तुम्हें ये सब कैसे पता चला? वो कहती है कि हम कभी कभी साथ में लंच कर लेते थे और ये आम तौर पर तभी होता था जब हम साथ में कुछ काम कर रहे हों। और यहाँ दूसरे एजेंट की बात हो रही है, उसका नाम मैस्लो होता है। उसका कलीग मीका से पूछता है कि आपके साथ उसने कभी ऐसा बिहेवियर किया जो आपके लिए बहुत डिफरेंट हो और आपको वो अच्छा लगा हो? तो मीका उसे कहती है कि नहीं। पर मेरे से ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि मैस्मेलो ने कुछ किया है? तो उसका कलीग कहता है कि नहीं, मैं बस यूं ही पूछ रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। अगले सीन में मीका मैस्लो से मिलती है और वो उसे सारी सिचुएशन बताता है कि कैसे उसका कलीग उसके पास आया और मैस्लो के बारे में पूछा। तो फिर मैस्लो से कहता है कि हाँ, हमें केयरफुली चलना पड़ेगा और उसे कहता है कि तुम मुझसे पूछे बगैर कुछ नहीं करने वाली। फिर मीका यहाँ से जाकर उस ऑर्फनेज के बारे में पढ़ती है जहाँ उसने 10 साल के बच्चों को निंजा की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि एक लड़की से बात कर रहा होता है। उसका नाम किरिको होता है और वो उसे एक चीज़ देता है। उसे कहता है कि इसको इस ब्लेड से कट करो, लेकिन वो ओल्ड मैन के फेस पर जो ब्लेड मार देता है और कहता है कि तुम रूल जानती थी। और फिर रेजो किरिको के पास आता है क्योंकि वो उसकी मदद करना चाहता था। रात का वक्त था और बारिश हो रही थी तो किरिको भीगती है तो रेजो भी उसके पीछे भागती है और उसे कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? वो ओल्ड मैन तुम्हारा हाथ निकाल लेगा। किरिको कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। वो रेजो को भी उसके साथ भागने के लिए कहती है पर रेजो कहता है कि मेरी जिंदगी यही है। ये कहते ही किरिको वहां से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद हम रेजो के हाथ में मीका की पिक्चर देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एजेंट और मीका आपस में मिलते हैं। वो एजेंट मीका से कहता है कि तुम अपना बैग पैक करो और तुम हॉलीडेज पर चली जाओ साथ में। वो उसे एक गन भी देता है जो कि अनट्रेसेबल है और उसका कोई सीरियल नंबर भी नहीं है और इस गन को तुम्हारे पास रखना सेफ है। फिर मीका अपने ऑफिस जाती है तो उसे वहाँ कुछ निंजास अटैक कर देते हैं। तो फिर रेजो उसे बचाने आता है और वो वहाँ आकर उसे बताता है कि सब तुम्हें मार डालेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों कार में जा रहे होते हैं। तो मीका उससे पूछते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं? वो हमारा पीछा कर रहे हैं। रेजो कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो हमारा पीछा कर रहे हैं। मीका कहती है कि उन्हें देख नहीं सकती और वो कहता है कि वो हमारी सेंट से ढूंढ लेंगे। फिर वो रेजो को खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है और वो उससे कहते हैं कि तुम एक ऑर्फन हो, राइट? मीका उससे पूछती है कि लेकिन तुमने मुझे ये क्यों बचाया? यहाँ पर रेजो को कुछ फ्लैशबैक आते हैं। उसे सब कुछ याद आता है कि उस ओल्ड मैन ने उसे आदमी के बारे में कहा था जिसने गोल्ड वॉच पहनी हुई थी। रेजो उसे मार देता है और वो गोल्ड वॉच उस ओल्ड मैन को दे देता है और फिर वो ओल्ड मैन उसे कहता है कि तुमने सच में प्रूव कर दिया कि तुम ही मेरे असली बेटे हो। उसके बाद उसे वो किरिको को मारने को कहता है क्योंकि उसने ऑर्फनेज से भागने की कोशिश की थी और कहता है कि यही वसूल जो भी ऑर्फनेज से भागेगा उसे मार दिया जाएगा क्योंकि वो धोखेबाज
निंजाज होता है। ये बात कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए रेजो उस लड़की को नहीं मारता और उसकी जगह उस ओल्ड मैन को मार देता है। फिर वहाँ कितने भी लोग होते हैं वो सब मिलकर उस पर हमला कर देते हैं और वो बिल्डिंग से पानी में गिर जाता है। रेजो ये सब मीका को बताता है, तो फिर मीका कहती है कि क्या तुम मेरी मदद मांग रहे हो? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे ओजोनो को ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए। वो मीका को कहता है कि तुम अपनी ड्रेस चेंज कर लो और फिर वो उस पर सेंट लगा देता है। मीका फ़ोन पर एजेंट को सब बता देती है और उसे कहती है कि मुझे उस पर ट्रस्ट है। जिस एजेंट से मीका ने कॉल पर बात की होती है उससे वो रेजो को मिलवाने के लिए लाती है, लेकिन ये नया एजेंट उसे पकड़वा लेता है और मीका उस एजेंट को समझाने की कोशिश करती है कि वो दुश्मन नहीं है। वो कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि हमें इसे रोकना होगा। मीका उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ये कहती है कि ऐसा नहीं है। वो एजेंट उसे कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, कि कोई तो है जो इस लंबी डोर को और खींचना चाह रहा है। मीका कहती है कि वो लोग उसे मारना चाहते हैं, वो सालों से उनसे फाइट कर रहा है। वो एजेंट कहता है कि मुझे तुम पर यकीन है। अगले सीन में मीका रेजो को पानी पिलाती है और उसे बताती है कि मैशलो भी तुम्हारे साथ है और तुम्हारी हेल्प करना चाहता है। उसके बाद वो देखते हैं कि वो सब निंजाज वहाँ पर अटैक कर देते हैं। वहाँ पर खड़े सिपाही अटैक करके या तो गर्दन कट कर देते हैं या तो किसी पे फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो अपने हथियारों से उनकी चेस्ट पर मारते हैं और उनका खून बहने लगता है। उन्होंने निंजाज पर अटैक के लिए इसलिए कहा था क्योंकि वो रेजो को मारना चाहते थे, क्योंकि उनका रूल था कि अगर कोई उनकी बात नहीं मानता तो उसे मार दिया जाता है, फिर भले ही वो खुद का ही साथी क्यों ना हो। फिर मीका जल्दी से वहाँ जाकर रेजो के हाथ की हथकड़ी खोलती है कि उतनी ही देर में वहाँ एक और असैसिन आ जाता है। वहाँ पर उस टाइम रेजो की हथकड़ी खुल चुकी थी, तो वो मीका को भी उन लोगों से बचाता है और उस असैसिन को भी दीवार पर मारता है और वो असैसिन भी मर जाता है। फिर वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं, लेकिन रास्ते भी बहुत से असैसिन उन पर अटैक करते हैं। तो फिर वो मिलकर उधर से जाने लगते हैं और बोलता है कि मैं यहाँ सब संभाल लूँगा, तुम यहाँ से जाओ। तो मीका भागकर गाड़ी में भाग रही होती है। फिर वहाँ से एक और ज़बरदस्त फाइट दिखाई जाती है। यहाँ पे रेजो निंजा से लड़ता हुआ दिखाई देता है। फिर रेजो वेपन के बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हुए इन सब असैसिन को एक एक करके मार देता है, क्योंकि रेजो सच में एक बहुत अच्छा असैसिन होता है। तो निंजा रेजो को मारने ही वाला था, पर मीका ने उसे गाड़ी से टक्कर मारते हुए रेजो को बचा लिया, पर अब रेजो बेहोश हो गया। फिर मीका उसे कहती है कि मेरे कहने से कुछ फ़ायदा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम होश में नहीं हो। मैं सिर्फ एक फॉरेंसिक रिसर्चर हूँ। ये कहने का एक अच्छा तरीका है कि मैं लाइब्रेरियन हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ कर नहीं सकती। मैं तुम्हारी जान बचा पाऊँ, मैं तो बस मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलने आई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो ऑफिसर्स उसे ट्रैक करके पकड़ने आते हैं। तो वहाँ मिलकर उनसे कहती है कि 10 मिनट पहले ही वो उसे ले गए। फिर वो निंजास रेजो को पकड़ के उस ओल्ड मैन के पास ले जाते हैं। अब ओल्ड मैन उसे मारने के लिए बंद कर देता है और कहता है कि आज सब देखेंगे कि इसकी मौत सालों तक याद रखेंगे, क्योंकि ओल्ड मैन यानी कि उनके मास्टर ने उसे पकड़ लिया और वो उसे बहुत बुरी तरीके से पनिश करेगा। तो फिर रेजो के मास्टर रेजो के पेट में अपनी उंगलियां डालता है और बहुत बुरी तरीके से चुमाता है ताकि रेजो को दर्द हो, लेकिन रेजो बहुत ब्रेव होता है और दर्द को बर्दाश्त करता है। और फिर एजेंट के लोग आकर फायरिंग शुरू करते हैं। उसकी वजह से लोग इधर उधर भागने लगते हैं और फिर मीका भी रेजो की रस्सी खोलकर उसे फ्री कर देती है और फिर रेजो ट्रेनिंग यूनिट जाता है जहाँ वो अपनी ट्रेनिंग करता है। तभी वहाँ पर और निंजाज आ जाते हैं और ये भी निंजाज होते हैं जिनके साथ उसने बचपन में ट्रेनिंग की होती है। तो वो निंजाज कहते हैं कि हम पहले की तरह दोबारा फाइट करेंगे। यहाँ रेजो अकेला होता है क्योंकि बाकी सारे निंजाज उस पर अटैक कर रहे होते हैं। फिर वो हवा में कूदता है और नीचे आकर सबको मारता है। वो आता है सीनियर निंजा के पास जहाँ वो अपने वेपन का यूज़ करके उसकी उंगलियां कट कर देता है और फिर रेजो अपने दूसरे हाथ से नीचे से वेपन उठाता है तो वो उसके हाथ पर दोबारा वार करता है। फिर वो उस वेपन से उसका गला काट देता है। वो वेपन बहुत नुकीला होता है। फिर उसकी आखिरी लड़ाई उसके खुद के मास्टर के साथ होती है और उनकी लड़ाई उसी जगह होती है जहाँ वो बिना आवाज़ करे चलने की प्रैक्टिस करता था, क्योंकि रेजो एक स्टूडेंट था और वो उसका मास्टर। तो रेजो कभी भी अपने मास्टर से आगे नहीं निकल सकता। फिर उसका मास्टर उसको मारने लगता है, उस पर वार करने लगता है और रेजो फिर उसे कुछ भी नहीं कह पाता। फिर रेजो उठकर अपने मास्टर पर अटैक करता है और उसके पास से वो बहुत तेज़ी से गुजर के उसे मारता है ताकि मास्टर उसे रोक ना सके। फिर इतनी ही देर में वो एजेंसी के लोग वहाँ उसे बचाने के लिए आते हैं, पर रेजो तो उस ओल्ड मैन से फाइट कर रहा होता है तो मीका उसे वहाँ बचाने आती है। तो वो ओल्ड मैन मीका को भी मार देता है, पर आखिरकार रेजो उस ओल्ड मैन के कंधे पे भी तलवार मार देता है और तलवार मारकर उसकी बहुत बुरी तरीके से उसे मार देता है। लकीली मीका अभी जिंदा थी, लेकिन लास्ट में रेजो को वो सीन याद आता है जब किरिको ने उसको साथ में भागने के लिए कहा था और उसी के साथ फ्लैशबैक में मूवी एंड हो जाती है।